लिखिए बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेटा इसमें दो लेंस होता है, एक आगे वाला लेंस छोटा होता है और पीछे वाला लेंस बड़ा होता है। पीछे वाला लेंस बड़ा होता है। आगे वाला लेंस छोटा होता है, पीछे वाला लेंस बड़ा होता है। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। बेटा जो ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है ना? जैसे लेंस में दो लेंस है माइक्रोस्कोप में, तो जब स्लाइड रखते हैं आप लोग बायो में, तो जिस लेंस के पास रखते हो कौन सा लेंस होता है? ऑब्जेक्टिव। और जो आपके पास आई के पास होता है, उस लेंस को कहते हैं बेटा आई पीस लेंस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह का लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। तो बेटा इसमें पहला केस डाल लेना, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अभी मैं आपको वो केस करा रहा हूं, इसमें भी दो केस। बेटा एक बार इमेज कहां फॉर्म करेगी? इंफिनिटी पे, और एक बार इमेज फॉर्म करेगी डी पे। डी पे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है? तो देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस दो लेंस होता है। इनके बीच में जो दूरी है, इनके बीच में जो दूरी है उसको एल कहते हैं बेटा। एल मतलब होता है ट्यूब लेंथ। एल का मतलब होता है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ बेटा, एल इज द ट्यूब लेंथ। एल जो होता है वो ट्यूब लेंथ होता है बेटा। दोनों लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसे ट्यूब लेंथ कहते हैं। बेटा बेसिकली एक ट्यूब होता है, उसके स्टार्टिंग में ये होता है, एंडिंग में ये होता है। उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, तो मतलब एल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ये ट्यूब लेंथ कहलाता है। ठीक है? अब इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, तो ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख लो, F1 पे रख लो। ऐसे रे पैरेलल ले जाओ, पैरेलल ले जाओगे तो इस तरीके से जाएगी। फिर एक रे को O से पास कराओ तो इस तरीके से जाएगी। ऐसे चली गई बेटा, ऐसे चली गई। अब फाइनल इमेज मुझे कहां बनाना है? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे बनाना है बेटा, तो इसका इमेज यहां बना, तो ये जो है इसके फोकल लेंथ पे होना चाहिए। ये इसके कहां होना चाहिए? एफ पर। बेटा इंफिनिटी पे कब बनेगा? अच्छा एक बात सुनो बेटा, एक मिनट वेट। इसका इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो बेटा इसका इमेज जो है इसके एफ पे गिरना चाहिए, तभी तो एफ पे ऑब्जेक्ट होता है, तभी तो इमेज इंफिनिटी बनता है ना। तो इसका इमेज उसके एफ पे गिरना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा हूं बेटा, ये इस वाले लेंस का एफ है, फोकल लेंथ है। अब यहां से बेटा पैरेलल एक रे को ले जाओ, पैरेलल ले जाओगे फोकस से पास करेगी। एक रे को एक काम करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो इस तरह से रे पास हो जाएगी। बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये डायग्राम में सिंपल बता रहा हूं आपको, और ये गलत डायग्राम नहीं है। एनसीईआरटी में क्या किया है? सीधा ऐसे आगे ले जाके ऊपर ले गया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ये डायग्राम आप सिंपल बना लो। ये फर्स्ट केस का डायग्राम है, जो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है बेटा? इन्फिनिटी पे। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बेटा इसके बाद में जब इसका डिराइवेशन कराऊंगा तो उसको डिराइवेशन मत समझना। इसके बाद जब मैं डिराइवेशन कराऊंगा तो उसको आप डिराइवेशन मत समझना, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल आता है। डिराइवेशन के बीच बीच में जो टर्म बनेगा ना, उस पर न्यूमेरिकल आएगा। इस कभी कभी बोलता है वो डिराइवेशन पे कभी कभार ही न्यूमेरिकल आएगा, ज्यादातर टाइम आपको न्यूमेरिकल इसके मतलब फाइनल फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कभी कभार आएगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल इसके डिराइवेशन से होता है। देखो ये लेंस वर्क कैसे करता है, बस यही देखना है आपको। तो देखो बेटा, हमारा ह्यूमन आई कहां पे होगा? हमारा ह्यूमन आई यहां पे होगा। एग्री कर रहे हो बेटा? ह्यूमन आई हमारा यहां पे होगा, आई पीस के पास। तो अब बेटा हमारे आई पे जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल होगा, इसका नाम थीटा है। बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट एच है, ये वाला ऑब्जेक्ट एच डैश है। अच्छा हमारा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? एच। जो विजुअल एंगल में इस्तेमाल किया था वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? एच। अरे कल बनाया था ना लास्ट क्लास में विजुअल एंगल, तो विजुअल एंगल में जो ऑब्जेक्ट लिया था उसका हाइट क्या था? एच। तो जब हम विजुअल एंगल से कंपेयर करेंगे तो सेम हाइट को यहां भी लेंगे। ठीक है? तो बेटा देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ये फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो बेटा ये आई पीस लेंथ है, तो इसको आई पीस का फोकल लेंथ कहेंगे, इसलिए एफ ई कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एफ ई।
FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो देखो बेटा यहां से tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, h डैश अपॉन FE, चलेगा क्या? तो बेटा यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा h डैश अपॉन FE। बेटा h डैश इस वाले इमेज की हाइट है, h डैश अपॉन FE आएगा, आ गया? बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो बेटा थीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला, h डैश अपॉन FE, और बेटा थीटा नॉट कल बताया था, याद करो, थीटा नॉट कितना होता है, h बाई डी, h बाई डी। तो उल्टा करो बेटा, जितने लोग को नहीं पता है थीटा नॉट h बाई डी होता है, उल्टा करो, उल्टा करके मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, d अपॉन h, d अपॉन h आएगा ना। तो देखो बेटा यहां जो मैग्निफिकेशन आएगा वो उसको h डैश अपॉन h आएगा, कैंसिल नहीं होगा आपकी बात, इनटू d अपॉन FE आएगा, d अपॉन FE आएगा। तो बेटा h डैश अपॉन h जो होता है वो मैग्निफिकेशन होता है आपको। बेटा ये h डैश ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है और h क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो बेटा h डैश अपॉन h को लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और बेटा d अपॉन f को आपने कल पढ़ा था, d अपॉन f भी तो मैग्निफिकेशन होता है। तो बेटा ये उस केस में आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, तो d अपॉन f मैग्निफिकेशन इस वाले लेंस का हो जाएगा। अरे ये वाला लेंस पिछले वाले लेंस की तरह काम कर रहा है, ऐसा मान लो, इसका d अपॉन f आया था। अब मान लो ये लेंस हटा दो, अभी ये लेंस अकेले बचा, तो पिछले वाले केस की तरह काम कर रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, d बाई FE। तो बेटा इनटू क्या कर लूंगा, ME। तो बेटा ये भी एक फॉर्मूला बना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस के बराबर होता है, मोमी, ठीक है ना। ये लास्ट ईयर में बच्चे थे ना, लास्ट ईयर में यही सब काम किया उन्होंने, इसलिए गधों का नंबर नहीं है। इसको बोल मैं बना रहा हूं कि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव आईपीएस का क्या होगा, कैसे m इक्वल टू मोमी, अजीब बात है। बोले सर याद तो है ना हमें, m का फॉर्मूला क्या था, मोमी, mo मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और me मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला होता है। ऐसे ध्यान से लगते खुश हो रहा है, गधा कहीं का। बेटा इसको इधर और क्या लिख सकता हूं, अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन HO, HI अपॉन HO किसके इक्वल होता है, V अपॉन U के इक्वल होता है ना, पता है ना आपको। अरे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पता है ना। इसी फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हो, यानी M का फॉर्मूला क्या बना, M का फॉर्मूला बना H डैश अपॉन H इंटू D अपॉन FE। इसको और क्या लिख सकता हूं बेटा, H डैश अपॉन H को लिख सकता हूं VO अपॉन UO। अरे कैसे लिखा, समझ में आ रहा है क्या, HI अपॉन HO होता है ना, HI अपॉन HO इक्वल टू V बाई U। तो बेटा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का सब मैटर है तो इसलिए O लगाया है, समझे ना, VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, ये के भी फॉर्मूला हुआ। और एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फेमस हो गया ये तो, ये सब इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब देख लेना किस सिचुएशन में क्या दिया है, जैसे VO दिया है, UO दिया है, तो बेटा ये सब फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है ना। अभी एक और आएगा, उन्होंने वहां भी बनाया था शॉर्ट टेलीस्कोप, वहां बताऊंगा, सार्थक रोशन में। हो गया डन, बड़े डन हुआ ना ये सब फॉर्मूला। अब देखो यार VO अपॉन UO को हमें हटाना है, VO अपॉन UO को हमें हटाना है और यहां कुछ वैल्यूज लानी है, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे, मतलब देखो एक और फॉर्मूला इसका बनता है डेरिवेशन जब होता है। देखो ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल में ज्यादातर यही यूज होगा,
आगे डिराइवेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें VO अपॉन UO, VO की जगह L आ जाता है। L क्या है यहाँ पे? ट्यूब लेंथ। और UO की जगह UO की जगह आ जाता है FO। क्या रहता है? FO। मतलब VO अपॉन UO को L अपॉन FO में बदलना है, ये हमारा एम है, तब डिराइवेशन पूरा होता है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल देखोगे ना तो उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब डिराइवेशन बोलता है तो उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ ट्यूबलेंथ वैसे चलो बात की बात है, अभी वो कर लेते हैं डिराइवेशन, ठीक है ना। VO अपॉन UO को क्या प्रूव करना है हमें? L अपॉन FO। चलो करते हैं फिर। बेटा देखो इस केस में, ये तो ऊपर चला गया काफी। बेटा देखो इस केस में, जल्दी देखो भाई। बेटा ये U है, ये वाला डिस्टेंस U है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस VO है। जल्दी देखो बच्चों, है ना। तो U की वैल्यू कितने लिखूं? -UO। V की वैल्यू कितने लिखूं? +VO। और F की वैल्यू कितनी लिखूं? FO। अरे चलेगा क्या? फॉर्मूला लगा दो, 1/V - 1/U = 1/F। लगा दिया फॉर्मूला। बेटा एक काम करो, अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। तो 1/VO माइनस है, एक माइनस UO का आएगा, प्लस 1/UO = 1/FO। बोलना नंदिनी, समझ में आया बेटा? ये क्या किया मैंने अभी? यस सर। ये ऐसे आ गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है यहां से VO अपॉन UO। VO अपॉन UO निकालना है ना। एक काम करो, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को VO से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई बोथ साइड विद VO। फिर एक एजम्पशन बताऊंगा, डेरिवेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद VO। मल्टीप्लाई बोथ साइड, गंदा डेरिवेशन है बहुत। बोथ साइड बाई VO कर दो। तो बेटा यहां कितना आएगा? 1 आ जाएगा। VO अपॉन VO 1 आएगा। VO अपॉन FO कितना है? VO अपॉन FO आएगा, सॉरी VO अपॉन UO आएगा। VO अपॉन UO आएगा। फिर बेटा यहां कितना आएगा? यहां आएगा VO अपॉन FO। आएगा ना। अब देखो बेटा क्या करना है, ये VO अपॉन UO है ना, वो ग्रेटर देन 1 है। अब बोलो कैसे? तो बेटा इस केस में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो F1 और 2F1 के बीच में रखा जाता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट मान लो 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, इसको अगर आपने F1 और 2F1 के बीच में रखा तो इमेज बनता है 60 सेंटीमीटर पे। मैं डेटा बता रहा हूं बस आपको। तो ये इमेज काफी दूर बनता है इस लेंस से, तो VO की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। और जो FO होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। समझ में आएंगे नहीं? जब 5 होता है तो हम लोग मानते हैं कि VO अपॉन UO जो आएगा, VO अपॉन FO जो आएगा बेटा, VO अपॉन FO वो लार्ज नंबर आएगा। लार्ज नंबर आएगा ना। जैसे मान लो कि 60 है, ये 60 है और नीचे 5 है, तो 12 आएगा। तो बेटा अगर मैं इसको इधर भी कर दूं, देखो मैं कुल मिला जुला के एक काम कर रहा हूं, बस जुगाड़ मार रहा हूं, उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। इसको मैं ऐसे भेजूंगा, VO अपॉन UO = VO अपॉन FO -1। और बेटा यहां ये बोल दूंगा कि ये 1 से बड़ा है तो 1 को नेग्लेक्ट कर दो। समझ में आया ना? ये 1 से बड़ा है तो इसको 1 से क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो। ये बोल दूंगा, और बाद में बोल दूंगा कि ये VO है ना, वो लगभग L के इक्वल होगा। ये VO किसके इक्वल होगा? लगभग L के इक्वल होगा, क्योंकि ये लगभग पूरा ट्यूब लेंथ कवर कर लेता है। और इस लेंस का भी फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। मतलब जुगाड़बाजी है, कुल मिला जुला के इतनी बात समझो बस। बेटा आपको क्या करना है, याद क्या रखना है? देखो इसमें जुगाड़बाजी लॉजिक थोड़ा समझ सकते हो, मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, लेकिन बेटा यहां पे ऐसे इक्वेशन में पुट कर लो। पुट करने के बाद VO अपॉन UO निकाल लो। याद रखना, VO को L के बराबर पुट करूंगा और FO को ऐसे ही छोड़ूंगा। और इस 1 का क्या हुआ? इस 1 का क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा कि VO अपॉन FO बहुत बड़ा है, तो दिस 1 विल बी नेग्लेक्टेड। मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं तुम्हें, बाकी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो तुम घबरा जाओगे, इसलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूं कि मैं क्या क्या करने वाला हूं।
कुछ नहीं करना है, एक मजाक करना है। क्या मजाक करना है? ऐसे इक्वेशन पुट करना है, लास्ट में VO अपॉन FO को बस इतना दिमाग में याद रखो कि करना क्या है। VO अपॉन UO को क्या प्रूफ करना था? L अपॉन FO। बस जो बीच में बचा उस सब को नेग्लेक्ट कर देना है। बीच में जो बचा उसको क्या कर देना है? नेग्लेक्ट कर देना है। तो यहां देखो 1 को नेग्लेक्ट सबसे पहले करूंगा, लिखूंगा रीजन। रीजन क्या लूंगा बेटा कि VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू VO अपॉन FO। लोग पूछेंगे क्यों, तो बोलूंगा VO अपॉन FO इज ग्रेटर देन 1। VO अपॉन FO इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया? और बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा? VO अपॉन UO इज नियरली L अपॉन FO, और यहां लिखूंगा VO इज नियरली इक्वल टू L। मतलब ये जो फिजिक्स में डिराइवेशन है ना, इससे मैं खुद बहुत खुश नहीं रहता हूं। मतलब मुझे बेकार सी लगती है, क्योंकि इतना जब एजम्पशन करना ही है तो मतलब क्यों कर रहा हूं फिर फिजिक्स। मतलब यहां एक बार एजम्पशन दिया 1 से, फिर यहां एजम्पशन दिया कि VO बराबर L। लेकिन बच्चों दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा है। हालांकि थोड़ा बहुत रीजन में समझा सकता हूं, जो समझा रहा हूं आपको कि VO अपॉन FO बहुत बड़ा होता है तो 1 हटा दिया। फिर ये बात क्या हुआ कि भाई 1 तो हटा दिया, फिर बोल दिया कि VO लगभग L के बराबर है, ट्यूब लेंथ के बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब एक और M का फाइनल फॉर्मूला क्या बना? M का फाइनल फॉर्मूला जो कि NCERT में भी गिवन है वो बना। लास्ट में फॉर्मूला क्या था? VO अपॉन UO इंटू D इंटू FE। VO की जगह क्या रख देना है? L, और UO की जगह क्या रख देना है? FO, और यहां पे रख गया D अपॉन FE। हो गया बेटा? बात समझ में आया क्या? शुरू से एक बार रिकैप कर लो, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे को थोड़ा सा ना बच्चों को लगता है एक बार में सीखते नहीं बच्चे। एक बार रिकैप कर लो, किया क्या मैंने, एक बार रिकैप कर लो बस। अब हो ही गया है, कोई बात नहीं। आज बस माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पूरा करा के खत्म, ठीक है ना? देखो अगर तुम ध्यान से NCERT को भी पलट के देखोगे ना तो इसका प्रूफ नहीं है NCERT में, और मैं तुम्हें पेपर में इतनी बार दिखा दूंगा कि इसका प्रूफ आया है, और प्रूफ नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है प्रूफ। ये क्या मजाक है? ऐसे ही मजाक। बोर्ड कहता है कि तुम लोग तो स्वयं विद्वान पैदा हुए हो, ये सब तो तुम्हें आता ही होगा। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं लगाना जानते, करो डेरिवेशन। तो मैंने करा दिया है, याद रखना डेरिवेशन आता है एग्जाम में बिल्कुल। और जब NCERT पढ़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला लिखा है बस डायरेक्ट, केवल एक। और NCERT का जब एक्सरसाइज करोगे तो सारे यूज कर डालेगा, ये भी यूज कर लेगा, ये भी यूज कर लेगा, VO और UO लेके। एक और बात बताता हूं, कायदे में ट्यूबलेंथ किसके इक्वल होगा? चलो अगर हम लोग थोड़ा विचार करें, इस केस में कायदे में जैसे ट्यूबलेंथ किसके इक्वल होगा? बेटा ये वाला VO होगा, और ये वाला क्या होगा? FE होगा। तो ट्यूबलेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? सही सही बात करें तो VO प्लस FE के। और न्यूमेरिकल में कई बार देखना इसका इस्तेमाल करेगा। डेरिवेशन भाड़ में गया, सही में चला गया क्या? नहीं बेटा। मतलब एक बात मैं आपको इतना बताता हूं ना कि इसमें क्या बात है, इसमें जो बच्चा डेरिवेशन समझेगा ना उसी को फायदा है, जो एंड रिजल्ट पे फोकस करेगा ना उसको फायदा नहीं है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, डेरिवेशन समझ लो। यहां ऑब्जेक्ट को रखा, h हाइट के ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखो, इसका इमेज बना लो, रे पैरेलल ले जाओ, F से पास कराओ, एक रे सीधी ले जाओ, यहां इमेज बनेगा। यहां इमेज बना तो ये इमेज इसके F पे बनेगा, F पे इमेज बना तो F पे बना तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको पता है पैरेलल जाएगा वो फोकल लेंथ पे, तो पैरेलल ले जाओ, एक सीधा ले जाके ऐसे घुमा दो और एक O से पास करा दो, बाद में इनको पैरेलल दिखा देना। दिखा दिया पैरेलल। पैरेलल दिखाने के बाद हमारे आई पे कितना एंगल बन रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा h डैश अपॉन FE। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया आगे का पूरा समझ में आ गया उसको। अरे h डैश अपॉन FE है तो क्या करोगे? थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो h डैश अपॉन FE लास्ट क्लास में बता ही दिया था, ये d बाई h होता है। FE को अलग कर लो तो d बाई FE पहले से पढ़े हो, आई पीस का मैग्निफिकेशन होता है। अरे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है तो उसको मान लो ना, d बाई f आया था कि नहीं उसका,
तो बेटा डी बाई एफ एक मैग्निफिकेशन आई पीस का हो गया, एच डैश अपॉन एच किसका मैग्निफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव का। एच डैश अपॉन एच जो है ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन हो गया। और फिर बेटा बस बाद में क्या करना है, एच डैश अपॉन एच को किसके इक्वल पुट करना है, वीओ अपॉन यूओ के। और बाद में वीओ अपॉन यूओ को किसके इक्वल पुट करना है, एल अपॉन एफओ के। बात आ रहा है समझ में ना। ये बेटा प्रूफ है इसका। लेकिन इसमें कुछ बात याद रखने की, ट्यूब लेंथ एक्चुअल में किसके बराबर होती है, वीओ प्लस एफ। कब, जब इमेज कहां में बन रहा हो, इन्फिनिटी पे। ठीक है, वीओ प्लस एफ जब इमेज इन्फिनिटी बन रहा हो। अगला चलते हैं, नोट कर लिया इसको, सबने कर लिया, करण नोट किया बेटा? यस सर। हाँ, ये नोट हो गया। चलो फिर आगे। अब इसमें दूसरा केस, कष्ट नहीं दूंगा जिंदगी में, चिंता मत करो, कष्ट नहीं देंगे जिंदगी में। सेकेंड केस बताओ क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट डी। देखो आपका रे डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये बताता है काट देता है एग्जामिनर। रे डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें याद रखो ऑब्जेक्टिव फिर से वैसे ही बना लो, छोटा होता है ऑब्जेक्टिव, गलत मत बनाना, इसका ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। अगर तुमने एग्जाम में बड़ा बना दिया ना तो अलग से काटेगा नंबर इसके। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, इसका आई पीस क्या होता है, बड़ा होता है। आई पीस बड़ा होता है। बेटा आपकी बार इमेज डी पे बनना है तो देखो वही पुरानी कहानी निपटाओ। पहला वाला केस तो वहीं ले लो, पहला वाला केस वहीं ले लो। अब यहां देख लो, जिनको पहली बार में समझ नहीं आता दोबारा मौका। अब की बार ऑब्जेक्ट को फिर से यहीं पे रख दो, किसके बीच में, F1 और H के बीच में। एक रे को पैरेलल लेके चले जाओ। तो आपको बच्चों पता है पैरेलल रे फोकस से पास होती है। एक रे को O से पास करा दो, O से पास कराओगे बेटा तो ये कहीं जाके मिलेगी, यहीं पे इसका इमेज बन रहा है। अगर ये H है तो ये फिर से कितना होगा, H डैश। अब की बार अंतर यह है कि ये इसको D पे इमेज बनाना है तो इसको F के अंदर रखना पड़ेगा, यानी आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर रखना पड़ेगा। बेटा D पे इमेज कब बनता है, या वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो F1 और O के बीच में। तो बेटा दूसरे वाले केस में याद रखना, पीछे भी याद करो जब सिंपल पढ़ाया था तो उसमें वर्चुअल इमेज बनाना था ना, F1 और O के बीच में रखा था। तो अब की बार आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो F के आगे बनना चाहिए। तो बेटा F के आगे बनेगा, यहां से एक रे को पैरेलल ले जाओ, एक रे को पैरेलल ले जाओगे तो इस तरह से जाएगी, और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, एक रे को थोड़ा ऐसे पैरेलल ले जाओ और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। मतलब ये डाइवर्ज करती हुई दिखनी चाहिए, डाइवर्ज करती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा डाइवर्ज कर रही हैं, इनको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओगे तो इनका इमेज कहीं यहां बनेगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। कहीं भी बन सकता है, जहां मेरा बन गया वहां बन गया, बीच में बन सकता है बेटा, दोनों लेंस के बीच में बन सकता है, पीछे भी बन सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जहां आपका बन जाए वहां बना लो। अब ऐसा नहीं कि मेरा डायग्राम ऐसा बने तो आपका भी ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं। किसी का अगर आगे बन रहा है तो कोई बात नहीं, पीछे बन रहा है तो भी कोई बात नहीं। बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। कहानी वही पुरानी है बेटा। रसिका बताओ, ये वाला डिस्टेंस अब की बार एफ ई होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी बार फोकस क्या है, इसके पीछे है। पिछले वाले में फोकस पे गिरा था तो पैरेलल गया था, आपकी बार F और O के बीच में गिरा है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लूं, यूई। और बेटा ये वाला डिस्टेंस क्या है, VO। तो पहले मुझे बताओ ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा, ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा, ट्यूब लेंथ L विल बी इक्वल टू VO प्लस UE। ये तो न्यूमेरिकल वाली बात है बच्चों, ट्यूब लेंथ निकालने को बोले तो ये VO प्लस UE। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम होगा, बस एक छोटा सा अंतर होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला होगा बेटा L अपॉन, इसको तो छेड़ना ही मत इधर वाले को, बेटा किसके में चेंज आएगा, आई पीस वाले में आएगा चेंज, बाकी ऑब्जेक्टिव वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो पीछे निकला था वही सब रिपीट मार दो। पीछे क्या क्या निकला था ऑब्जेक्टिव में, H डैश अपॉन H निकला था, ऑब्जेक्टिव में H डैश अपॉन H निकला था ना, रिपीट मार दो। यहां पे बस D अपॉन F ही निकला था ना,
तो पीछे याद करो, जब इमेज इनफिनिटी डी पे बनता था तो क्या आता था, 1 प्लस डी अपॉन एफ। याद करो 1 प्लस डी अपॉन एफ आता था, तो यहां भी क्या लिख दो, 1 प्लस डी अपॉन एफ। इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाओ, एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल आता था, वीओ अपॉन यूओ। इसको छेड़ना नहीं, ऑब्जेक्टिव को छेड़ना नहीं, तो एच डैश अपॉन एच वीओ अपॉन यूओ होता था ना, बस डी अपॉन एफ की जगह क्या रख दो, 1 प्लस डी अपॉन एफ। हाँ सॉरी, एफ ई बेटा, यहां एफ ई रहेगा। अरे ये आईपीएस के लिए लिखना है ना, तो एफ ई। बेटा जो फाइनल डिराइवेशन, अच्छा अभी भी फॉर्मूला m इक्वल टू मोमी है, अरे है ना। और अब की बार एमई में तो चेंज हो रहा है, और तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। एमओ कहां चेंज हो रहा है, एमओ का तो सिचुएशन है जो पहले था वही अभी भी है। तो अब इसका जो फाइनल फॉर्मूला आफ्टर डिराइवेशन आएगा, बोलोगे सर डिराइवेशन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जब ऐसा क्वेश्चन है ना, डायग्राम बना देना, और प्रूफ करने का मन हो तो ये प्रूफ करके दिखा देना कि वीओ अपॉन यूओ जो है एल अपॉन एफ कैसे होता है, और इसको लिख देना कि फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। सुनो, ये वाली चीज डायरेक्ट लिख देना, फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप वी नो 1 प्लस डी बाई एफ ई। समझ में आया ना। और इसको प्रूफ करके क्या बता देना, तो वी एल अपॉन एफ ओ। पीछे प्रूफ बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं ना प्रूफ, दोबारा मत करना, ठीक है। अगर ये मान लो एग्जाम में आए कि आप दिखाओ इमेज फॉर्म डॉट डी के लिए डिराइवेशन करो, तो डिराइवेशन करना होगा तो इसको पहले प्रूफ, इसको प्रूफ करना, इसको छेड़ना ही मत। यहां डायरेक्ट लिख देना कि फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप वी नो, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख देना। अब देखो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर बताओ, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो ये अभी भी क्या आएगा, एल अपॉन एफ ओ। अरे लास्ट में प्रूफ कराया था ना, वी अपॉन यू एल अपॉन एफ ओ होता है। इसको फिर जैसे ऐसे लिख दो, 1 प्लस डी बाई एफ, खत्म हो गया। मैं क्या बोला था, मेहनत नहीं कराऊंगा, एक बार किया ना मेहनत, बस दूसरी बार देखो अपने आप आ गया, याद रहेगा ना। लेकिन देखना ट्रिक क्या है, पहले ट्यूब लेंथ क्या था, वीओ प्लस एफ ई, अब ट्यूब लेंथ क्या है, वीओ प्लस यूई। ये बात याद रखना, ये ट्यूब लेंथ का क्वेश्चन आएगा बीच बीच में, तो वो आप सावधानी से ध्यान देना बस, ठीक है ना। क्लियर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर। अब लास्ट पढ़ लो टेलीस्कोप। अरे जल्दी जल्दी ओवर है, टेलीस्कोप उससे छोटा है, डेरिवेशन उसकी जितना ये डेरिवेशन देखा है ना, उसकी मतलब ऐसा समझ लो 25%, जितना पीछे डेरिवेशन देखा उसका 25%, कुछ है नहीं उसके अंदर, चलेगा ना। 25%, फिर उसके बाद जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत, टेंशन मत लो। इसीलिए तो आज खत्म हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, टेंशन नहीं लेने का। बेटा लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो लिख लिया। यस सर। गलती मत करना, रे डायग्राम ये गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो अब हम लोग टेलीस्कोप पे चलते हैं। ट्यूब लेंथ याद रखना, अलग से बता रहा हूं, ट्यूब लेंथ अलग से लिखो। अच्छा सुनो, एक क्विक रिकैप, अरे मैं बता रहा था बीच में भूल गया। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस छोटा होता है, किस लेंस का अपर्चर कम होता है, ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन पूछेगा कौन से लेंस का अपर्चर मतलब साइज कम होता है ऑब्जेक्टिव का, और कौन सा लेंस का साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव। हाँ आईपीस का साइज बड़ा होता है, ठीक है। अब बस इसमें एक और बात कि बेटा फोकल लेंथ किसका ज्यादा होता है, तो याद रखना फोकल लेंथ किसका बड़ा होता है, तो बेटा ये याद रखना, जिसका साइज बड़ा होता है उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होता है। किसका साइज बड़ा है, एफई का, तो फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा, एफई का। क्या फिजिक्स में ये रूल है कि बड़ा लेंस तो बड़ा फोकल लेंथ, नहीं, लेकिन यहां ऐसा होता है, ये मात्र एक इत्तेफाक कहा जाएगा, इसको रट मत लेना कि बड़ा साइज मतलब बड़ा फोकल लेंथ, नहीं, लेकिन यहां ऐसा होता है, आप याद कर सकते हो, जिसका साइज बड़ा उसका फोकल लेंथ बड़ा। तो बताओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, आईपीस का, याद रखोगे ना। तो बेटा इसमें लिख ही लो तुम लोग, एपर्चर मतलब विड्थ होता है, किसका बड़ा होता है, तो बेटा आईपीस का क्या होता है, ग्रेटर होता है ऑब्जेक्टिव से। ऐसे एक लाइन लिख लो बस, फोकल लेंथ, तो बेटा एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ, सेम साइन,
सेम साइन, जिसका साइज बड़ा उसका फोकल लेंथ बड़ा, खत्म। अरे क्या हुआ आरुष, लिख रहे हो कुछ? लिख रहे हो ना? हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया डन? चलो खत्म करो जल्दी से बेटा। आगे चले ना, टेलीस्कोप। बेटा सबने लिख लिया तो चलो टेलीस्कोप। अरे टेलीस्कोप क्या करता है पता है ना आपको? अरे ये भी बताना है क्या टेलीस्कोप क्या करता है? अरे दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है, दूरबीन। अरे रसिका, आरुषि क्या हुआ बेटा? उठो उठो, आखिरी लड़ाई है, दिखाओ उसको, उठो जल्दी, उठो उठो, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है, पता है ना आपको? सूरज चांद सितारे को देखता है, आपको पता ही होगा। इधर सुनो, इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? उल्टा, उल्टा याद कर लो, उल्टा याद कर लोगे ना, उसका उल्टा यहां पे। कौन छोटा होता है इसमें? आई पीस छोटा होता है। कभी टेलीविजन वगैरह में देखते होगे तुम? अरे जो मैच का ब्रॉडकास्टिंग होता है उसमें भी तो कैमरा यूज करते हैं ना, वो कैमरा टेलीस्कोप ही तो होता है, मतलब वो जो दूरबीन यूज करता है टेलीस्कोप ही होता है। सुनो इधर जल्दी से, मैटर खत्म करते हैं बेटा। कथा कहीं का बेटा देखो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एक बेटा टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इंफिनिटी पे होगा ना, बहुत दूर होगा ना, बहुत दूर होगा। तो बेटा वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, पैरेलल, एक इधर फोकस। बेटा एक लाइट को ऐसे गिराना है और एक लाइट को यहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे गिराना है, ठीक है? दो लाइट ले आओ, ये वाली लाइट ऐसे मुड़ेगी और ये वाली लाइट सीधी चली जाएगी, चली गई सीधी। ये इसका यहां पे कोई इमेज बनेगा, ठीक है ना? यहां पे एक इमेज बनेगा, बना लिया इमेज। ये ज्यादा ही छोटा बना दिया था मैंने। यहां पे एक इमेज बनेगा, बेटा इसमें भी केस होता है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पहला केस ले रहा हूं, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बेटा ये इसके फोकल लेंथ पे गिरेगी ना, पैरेलल ले आ रही है, तो बेटा एफओ पे कन्वर्ज होगी ना। अरे पैरेलल आएगी तो एफओ पे कन्वर्ज होगी कि नहीं? और रे पैरेलल आ रही है, और अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो ये एफई पे होनी चाहिए, ये एफई होना चाहिए। डायग्राम देखना जरा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, एफओ पे कन्वर्ज हो रहा है, फिर ये बेटा इसके एफई पे होना चाहिए, तभी तो इंफिनिटी पे इमेज जाएगा ना। एफ पे रखते हो, सुमरा जागो, हाथ हटाओ। बेटा इसके एफई पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इंफिनिटी पे जाएगा ना, क्लियर है? देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, एक, अरे ये बहुत छोटा डेरिवेशन है, खत्म करना है इसको जल्दी है। चलो ट्यूब लेंथ बताओ, पहले ट्यूब लेंथ बताओ। L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। देखो ये गलत मत कर देना, अगर टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ आया और तुमने गलत कर दिया ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना आसान ट्यूब लेंथ होता है इसका, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई इसका ट्यूब लेंथ होता है। बेटा सुनो इधर जल्दी से सब लोग कंसंट्रेशन। बेटा अगर मान लो मेरी आई यहां पे होती तो ये एंगल बना रहा है अल्फा, अरे इसमें थीटा नॉट काम नहीं करेगा, जो थीटा नॉट पीछे निकालते हैं वो यहां काम नहीं करेगा। बेटा अगर हमारी आई यहां पे होती तो एंगल क्या बनता है? अल्फा। अभी बेटा हमारी आई इस लेंस के पीछे है तो एंगल क्या बन रहा है? बीटा। समझ में आया ना? बेटा अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, आई डायरेक्ट यहां पे रहती तो एंगल अल्फा बन रहा होता, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से एंगल कितना बन रहा है? बीटा।
अगर इंस्ट्रूमेंट बीटा, तो बेटा मैग्निफिकेशन यहां कितना होगा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, ये मैग्निफिकेशन होगा। अब कौन से ट्रायंगल से बीटा निकालोगे, तो देखो इधर ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल से देखो अल्फा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, अगर अल्फा होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, अल्फा की वैल्यू, इसको एच डैश मान लो, इसको एच डैश मान लो, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन एफ ओ। अरे देखना, ये एच डैश हो गया, ये एफ हो गया, तो tan अल्फा निकालो ना, tan अल्फा कितना होगा, एच डैश अपॉन एफ ओ। तो बेटा ये से बीटा निकालो, बीटा रसिका बताओ मुझे, बीटा रसिका क्या होगा, इधर देख के बताओ बीटा क्या होगा, एच डैश अपॉन एफ ई, एच डैश अपॉन एफ ई, बस बेटा वहां पुट कर दो, डेरिवेशन ओवर हो गया इसका, यहां पुट कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा अपॉन अल्फा, यानी एच डैश अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एफ ई इंटू उल्टा, बेटा डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो यानी एफ ओ ऊपर चला जाएगा, एफ ओ अपॉन एच डैश। वही बताया था तो तुम मजाक कर रहे थे, देख इधर बेटा, यहां पे अगर मान लो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तुम्हारी आई होती, तो डायरेक्ट एंगल कितना बन रहा होता, अल्फा तुम्हारी आई। अरे यहां मान लो ना तुम्हारी आई है, इंस्ट्रूमेंट हटा दो, तो उसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है अभी, अल्फा, अल्फा बन रहा है ना, तो अब आई जब इसके पीछे चली गई तो एंगल कितना बन रहा है, बीटा। तो जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था उस समय का एंगल, जब इंस्ट्रूमेंट है उस समय का एंगल, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो एंगल अल्फा था, अल्फा कम होगा, इंस्ट्रूमेंट है तो बीटा है, बीटा ज्यादा होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होगा, बीटा अपॉन अल्फा। एच डैश काट दो, एच डैश काट दो, क्या बचेगा, m इज इक्वल्स टू एफ ओ बाई एफ ई। बेटा टेलीस्कोप का किसी का न्यूमेरिकल गलत हुआ ना, सोच लेना, फिर टेलीस्कोप का सब चीज कितना आसान है, समझ में आना ना, एफ ओ अपॉन एफ ई, इसी को क्या बोलता था सब, फोफी। एक एक कार्टून बना हुआ सब, लास्ट ईयर मैग्निफिकेशन m इंटू एमओ इंटू एम को मोमी कह रहा है, यहां मैग्निफिकेशन एफओ कह रहा फोफी। तो बोला सर, अरे बोला माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रियर क्या, बोला सर उसमें है ही क्या, मोमी और फोफी है, वो हमें पता ही है। रुको, इसका डी वाला भी तो केस है, फिर से डेरिवेशन नहीं है, बस डायग्राम बनाऊंगा, आंसर लिखूंगा। ट्यूबलेंथ याद रहेगा ना, यहाँ ट्यूबलेंथ कितना होता है, एफ ओ प्लस एफ ई, ट्यूबलेंथ रहेगा एफ ओ प्लस एफ ई। अब टेलीस्कोप वाला के, टेलीस्कोप वाला के दूसरा केस लिखो, इमेज फॉर्म्ड एट डी। बेटा खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैं बना रहा हूं। अब की बार एफ ई के पहले बना देना ऑब्जेक्ट को, फिर पैरेलल एक्सपैंड करा देना, चलो मैं बना ही देता हूं। इमेज फॉर्म्ड एट डी, रचिका ऑब्जेक्टिव बड़ा बनाओ या आई पीस, इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा बनाओ या आई पीस, कौन सा लेंस बड़ा होता है, देखो इधर ध्यान से, एक दो जल्दी देखो, ऐसे बना। अरे सुमरा देख लो, बाद में कोई नहीं आएगा बचाने। बेटा ये वाला लेंथ कितना होगा, एफ ओ, अरे पैरेलल आ रही है तो एफ होगा ना, ये अल्फा होगा ना, ठीक है ना। बेटा आपकी बार ये फोकल लेंथ के अंदर है, जो इसका फोकल लेंथ है उसके अंदर है, तो रे ऐसे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास की, एक रो को ऑब्जेक्टिव से पास करा के एक्सपैंड करा देना, बस इसको ऐसे पीछे पीछे बढ़ा लेना कहीं,
पीछे पीछे बढ़ा लेना, कहीं मिलनी चाहिए। ये डी हो गया, ये वाला डिस्टेंस डी हो गया। ये बात नहीं, ड्राइंग बनाओ। सेम सेम तो ड्राइंग बना रहा हूं, फिर भी तुम्हें समझ में, तीसरी बार ये वाला केस तो मैं दूसरी बार बना रहा हूं। ए जागो, हाथ हटाओ। सो रही है। हाँ देखो, ऑनलाइन हमारे विकेट गिरते जा रहे हैं। अभी कोई और एक विकेट डाउन हो गया। करण है, करण, अरे एक करण पक्का खिलाड़ी हो गया, जम के बैटिंग कर रहा है। सारी क्लास फिजिक्स के शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है। करण अब नहीं भाग रहा है भाई, करण बदल चुका है। अच्छा करण तुम्हें कह रहा है हृदयांश कि मैं सिखा रहा हूँ। सर इसने खुद को सीखने की जरूरत है। बताओ देखो कैसे करना। ठीक है चलो बेटा, इसका फॉर्मूला देखो, एम का फॉर्मूला देखो, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में है नहीं डेरिवेशन इसका, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा था, क्या आया था फॉर्मूला? फोफी आया था 1 प्लस FE अपॉन डी, उल्टा कर लो बस, ये थोड़ा सा अलग होता है, बस याद रखो एनसीईआरटी में नहीं है। ट्यूब लेंथ क्या होगी बेटा? गुड क्वेश्चन। बेटा ये FO है, ये UI है, तो कितना होगा? अरे ट्यूब लेंथ कितना होगा बताना? FO प्लस UI, FO प्लस UI, ठीक है रिश्ता। क्या हुआ? हाँ हाँ चल रही है, क्या हुआ? बस 4 मिनट या 5 मिनट, बस 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट में मैं दुनिया बदल सकता हूँ। बेटा अरे रुको, जल्दी नोट करो इसको, कहाँ गया वो? अरे अब 5 मिनट के लिए फिर अगला क्लास लगाओगे। अगले क्लास में वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, क्वेश्चन खुद करना। रुको लिखो, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बेटा यहां पे किस लेंस का साइज बड़ा है? ऑब्जेक्टिव का, तो किसका फोकल लेंथ बड़ा होगा? ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा, ठीक है। लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो पहला पॉइंट लिख लो, लिखो दे आर बल्की इन साइज, दे आर बल्की इन साइज, दे आर बल्की इन साइज, so difficult to transport, they are bulky in size so difficult to transport। बेटा टेलीस्कोप का जो लेंस होता है बहुत बड़ा होता है, तो बेटा वो बल्की होता है तो ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होता है उसको, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है ना। दूसरा इट इज डिफिकल्ट, दूसरा लिखो इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। दूसरा पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम थिन एज, फ्रॉम थिन एज, फ्रॉम थिन एज। बेटा देखो कभी आप लेंस देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, लेकिन किनारे पे क्या होता है? चारों तरफ पतला। तो बेटा अगर मान लो मुझे टेलीस्कोप में लगाना है तो सपोर्ट तो किनारे से देना पड़ेगा, तो किनारे पे बहुत पतला है, बीच में बहुत मोटा है, तो बेटा थोड़ा भी सपोर्ट टूटा तो लेंस निकल जाएगा, और बीच से सपोर्ट दे नहीं सकते। अरे प्रॉब्लम समझ रहे हो बेटा? ये याद रखो, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस किनारे किनारे से पतला होता है, कॉन्केव लेंस उल्टा होता है, कॉन्केव लेंस किनारे पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर बीच में मोटा है और बहुत बड़ा है, जैसे रूम के साइज का है, ठीक है ना, अब उसको किनारे से सपोर्ट करना है, किनारा एकदम पतला है, तो बेटा उसको किनारे से सपोर्ट प्रोवाइड करना डिफिकल्ट है ना। तीसरा लिखो क्रोमैटिक एबरेशन,
क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोमैटिक एबरेशन लिखो, क्रोमैटिक एबरेशन। तीसरा क्रोमैटिक एबरेशन लिखो, डिफरेंट कलर कन्वर्जेज एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट कलर कन्वर्जेज एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट कलर कन्वर्जेज एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट कलर कन्वर्जेज एट डिफरेंट पॉइंट। बेटा ऐसा क्यों? बेटा अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ना, तो फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा, और एफ के फॉर्मूले में एन होता है, तो फोकल लेंथ अलग अलग होगा, तो रेड कलर और वायलेट कलर अलग अलग सेपरेट हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो बेटा जब तुम मून देख रहे हो तो मून का या कोई प्लैनेट देख रहे हो उसका हर कलर अलग अलग दिखाई पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम। चौथा लिख लो, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव। चौथा पॉइंट इसका क्या है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। बेटा अब इसको दूर करने के लिए कौन सा टेलीस्कोप यूज करते हैं? कैसेग्रेन टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। अरे रुको, कैसेग्रेन टेलीस्कोप या इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बेटा ये सीबीएसई बोर्ड में इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम। तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से। कोई डिराइवेशन नहीं है, बस एक ड्राइंग है, बस ध्यान से समझ लो, एक ड्राइंग है, इसको इसका ड्राइंग है। तो देखो बेटा प्रॉब्लम क्या थी कि आई पीस बहुत बड़ा होता था, यही प्रॉब्लम थी ना। तो आई पीस लेंस की जगह हमने क्या यूज कर लिया? मिरर। लेंस की जगह क्या यूज कर लिया? मिरर। तो देखो मिरर से जब यूज किया तो कैसा होता है ये टेलीस्कोप। बेटा मैं बस ड्राइंग बना रहा हूं, ये बोर्ड का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंड डिफाइंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा एक लेंस हो गया बेटा, मिरर हो गया ऐसे, और यहां पे भी एक और लेंस होता है, मिरर सॉरी। ठीक है ना। तो बेटा ये जो लेंस हुआ ये अभी भी आई पीस है, आई पीस तो यही रखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की जगह दो मिरर से रिप्लेस कर देते हैं। अरे एक यहां है और एक यहां है, ऑब्जेक्टिव को दो मिरर से। तो बेटा मिरर को आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, तो प्रॉब्लम समझते जाओ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व की बात करेंगे कि तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। बस ये बना लो एक कैसेग्रेन टेलीस्कोप कहते हैं, इसका डायग्राम बनाने को आएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आएगा कि रिफ्रैक्टिंग का डिसएडवांटेज बताओ और उसका फिर कैसे ओवरकम किया जा सकता है ये बताओ। तो डिसएडवांटेज लिखवाया, ओवरकम करने के लिए कैसेग्रेन टेलीस्कोप, कैसेग्रेन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बात एक ही है। अब यहां देखो कैसे क्या क्या प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम क्या था बताओ, पढ़िए। बल्कि इन साइज। तो बेटा मिरर जो है, मिरर पे तो बस आपको पॉलिश करना है, तो मिरर पतला होगा, तो पतला होगा बेटा, तो ये बल्कि नहीं होगा। अरे मिरर तो एक लेयर होगी ना, उसको प्रिंट करना है पीछे से, तो बल्कि नहीं होगा। लेंस तो थिकनेस होगा, ग्लास लगेगा उसके अंदर। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा बताओ, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो देखो बेटा यहां देखो मैं पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं, यहां भी पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं, और यहां भी पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तीसरा बताओ, क्रोमैटिक एबरेशन। तो बेटा इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो अलग अलग जगह, अलग अलग इधर अलग अलग कलर अलग जगह कन्वर्ज नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हो ना, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं इसके अंदर। अगला प्रॉब्लम बताओ, लास्ट क्या है? एक्सपेंसिव चीप है, सस्ता है। चैप्टर ओवर। लास्ट वाली बात जो बताई उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। मोमी, फोफी, ट्यूबलेन, हर केस में ट्यूबलेन। बेटा पूरा चैप्टर कर सकते हो, पूरा चैप्टर, ठीक है ना।